नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी माइका। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संजना बहुत खुश थी। मायके जो जाना था, आज सुबह से ही जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी कि जब वह चली जाएगी तो उसकी अनुपस्थिति में घर वालों को ज़्यादा परेशानी ना हो। चूँकि उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में था, इसलिए वह मायके में कभी रात बिता नहीं पाती थी। वो कोशिश तो यही करती थी कि सब कुछ ठीक रहे, मगर हर बार कोई न कोई ऐसी बात हो जाती कि उसका मूड खराब ही हो जाता। ईश्वर की कृपा से उसकी सास का स्वभाव ठीक था, पर हर घर में कोई न कोई शख्स ऐसा होता ही है जिसकी वजह से दिक्कत तो ज़रूर होती है। उसके घर में उसकी जेठानी इन सब की वजह थी। जब भी संजना मायके जाती, उसकी जेठानी कुछ न कुछ नाटक जरूर कर देती, चाहे जाते वक्त चाहे लौटने के बाद। जेठानी का मायका बहुत दूर था। वो जब भी जाती महीनों भर से पहले ना लौटती, लेकिन जब संजना को जाना होता तो सब यही बोलते, अरे वहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है, जब चाहे तब चली जाना, मिल आना सबसे। नतीजा यही हुआ कि वो 1-2 दिन ही रुक पाती, महीने भर तो शायद कभी नहीं रुक सकी। आज सुबह भी जब वो तैयारी कर चुकी थी तो जेठानी ने कहा, कब लौटोगी? दीदी, 1 हफ्ते रुकने की सोच रही हूँ। संजना ने डरते हुए कहा, अरे 1 हफ्ता कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? अंशु के पेपर भी स्टार्ट है। तुम वहाँ रुक जाओगी तो सारा काम मैं अकेली कैसे करूँगी? और फिर काम करूँगी या अंशु की तैयारी करवाऊँगी? देख लो, इस बार 2 दिन में लौट आओ, फिर कभी जाना तो रुक जाना। जेठानी ने बेरुखी से कहा। संजना का मुंह उतर गया और मन ही मन उसने सोचा, ये फिर कभी तो आने से रहा। उसने सासू जी को देखा और सास सब समझ गई। बोली, जाओ देख लो, जैसा तुम्हारा मन कहे, वरना जब मन हो तब आना। वो जानती थी कि संजना लौट ही आएगी। उसका स्वभाव ही है दूसरों की तकलीफ में ज़रूरत में साथ देने वाला है। वो अपने स्वभाव के विपरीत काम नहीं करेगी। और फिर पति भी कभी उसका साथ न देगा कि घर में किसी को बोल सके कि वो इतने दिन को जाएगी ही। वो औरतें भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उनकी तरफ से बोल देते हैं। उसका पति तो उल्टी उसकी ही गलती निकालने लगता है। संजना अपने मायके आ गई। वह बहुत खुश थी। माँ, पिताजी, भाई, भाभी, छोटी बहन सब खुश होकर खिल से उठे। भतीजी ने तुरंत पूछा, इस बार 1 हफ्ते रुकोगी न बुआ? संजना ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दी और मन ही मन मायूस हो उठी। अब क्या कहें उस बच्ची से। खैर, उसे जितने दिन मिले हैं उतने दिन आराम से बिताने का सोचकर हर बुरे विचार को झटक दिया। मायका मतलब शांति, सुकून और आज़ादी ही है भारतीय बहुओं के लिए। 2 दिन तो बहन और भतीजी के संग शॉपिंग, माँ के हाथ के पकवानों, तो कभी भाभी के संग बातों की खुमारी में गुजर गया। भैया और पापा के आने पर रात को खाने के वक्त देर तक बातें होती रहती। उस पर अगर पति देव का फ़ोन ना उठा पाए तो उसे टेंशन हो जाती थी कि अब हर वक्त लड़ाई होगी। वो बोलेंगे कि तुम्हें तो फ़ोन उठाने का भी वक्त नहीं, तुम वहाँ जाकर भूल ही जाती हो सब कुछ। खैर, समय पंख लगाकर उड़ गया। आज तीसरा दिन था। संजना को सुबह से टेंशन थी कि जाए कि ना जाए। नहीं जाएगी तो बिना वजह घर में टेंशन होगी, जेठानी का मुंह बन जाएगा। उसने अपने पति को कॉल किया। पूछा तो पति ने तुरंत कहा, 2 दिन तो रह गई हो ना, मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? अब हो गया, चली आओ, भाभी को भी ज़रूरत है तुम्हारी। पति की बातें सुनकर संजना का दिमाग सन्न हो गया।
क्योंकि रोहित उसका पति था, पर कभी उसने अपनी पत्नी के मनोभाव नहीं समझे, उसके दृष्टिकोण से नहीं देखा और ना ही कभी उसके दर्द को समझा। मायके के प्रति ललक को वह हमेशा गलत निगाह से देखा करता। उसे लगता था कि संजना ससुराल में खुश नहीं है। संजना जानती थी कि उसका पति कभी उसका साथ नहीं देगा, शायद इसलिए वह मजबूर थी वापस लौटने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि पति ही नहीं समझता? अगर पति उसका साथ देता तो क्या वह स्वच्छंद रूप से अपने पिता के घर एक हफ्ता भी नहीं रह सकती थी? ऊपर से रोज जब भी पति से बातें होती, वह हमेशा व्यंग करते कि और 56 भोग मिल रहा है वहाँ, या तुम्हारा मन भर रहा है, यहाँ तो तुम्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। वहाँ अपने पिताजी के घर ना तुम्हें कोई सुख मिलता है और ना सुविधा, फिर भी वहाँ के लिए मरती रहती हो। अब संजना उसे कैसे समझाए? अपना घर होता है और पिंजरा होता तो पिंजरा ही है ना, चाहे वो कितनी भी कीमती धातु से बनी हो। अपने घर की मिट्टी की दीवार भी हर लड़की को प्रिय होती है। इन्हीं विचारों में उलझी संजना नहाकर कपड़े डालने छत पर गई तो अपनी बचपन की दोस्त शिखा को देखा। वह भी मायके आई हुई थी। दोनों सखियां एक दूसरे को देखकर खिल उठी। छत से ही दोनों ने एक दूसरे को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। भागकर वो नीचे आई, तब तक शिखा उसके घर का दरवाज़ा खोल रही थी। दोनों ने खुशी से गले मिलकर प्रेम प्रकट किया और फिर वही गिले शिकवे, तू मुझे याद नहीं करती, कभी मतलब ही नहीं रखती, एक फ़ोन भी नहीं करती, वगैरह वगैरह। बातें ही बातों में संजना ने बताया कि उसे आज ही जाना है। शाम को ऑफिस से लौटते समय पति आएंगे और रिसीव करेंगे। शिखा का मुंह बन गया। क्या यार, 3 साल बाद मिले हैं हम और तू आज ही चली जाएगी? यार मैं जल्दी मायके नहीं आती, और जब मैं आती हूँ तो तू अपने ससुराल रहती है। इस बार हम दोनों संयोग से मिले हैं तो तू भाग रही है। उसने मुंह फुलाकर कहा, अरे अब क्या बोलूं, मेरा ससुराल लोकल है ना, तो मुझे रुकने का सौभाग्य मिलता ही नहीं। संजना ने उदासी से कहा, हाँ यार, तू लोकल होकर नहीं आ पाती और मैं इतनी दूर हूँ कि इतनी बार चिरौरी करो, रिजर्वेशन कराओ, बच्चों के साथ भी अकेली मत जाओ। कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती तो कभी किसी खास मेहमान का आना हो जाता है। ऐसे में घर की बहू ही अपने आने जाने के प्रोग्राम की कुर्बानी दे, यही मेरा ससुराल की रीत है। शिखा ने कहा, यह तेरे ही नहीं मेरी भी ससुराल की कहानी है, पर क्या किया जाए, बता भला। अरे तुझे सालू याद है? वही सालू जो पतली दुबली सी पिछली सीट पर बैठा करती थी, क्लास में जो हर बात में डरती थी, चैप्टर याद कर सुनाने तक में। वह कल मुझे मिल गई मार्केट में। क्या बदल गई है यार, वह शेरनी हो गई है एकदम। जींस टॉप पहने, करीना से बाल हटाए स्मार्ट सी लग रही थी। और एक हम हैं, बहन जी बन गए हैं ससुराल में। यह मत पहनो, वह मत पहनो, सबकी खुशी के चक्कर में हम सब ने अपनी सारी खुशियों की बलि चढ़ा दी। उसने मुझे देखते ही टोक दिया कि शिखा कैसी हो गई है तू? कहाँ हमारी स्मार्टी शिखा थी और आज कहाँ 5 गज की साड़ी लपेटे तू, लग ही नहीं रही कि तू वही शिखा है। शिखा ने दुखी होकर कहा, अच्छा और क्या बोली? संजना ने उत्सुक होकर पूछा और पूछने लगी कि कब आती हो मायके? मैंने कहा बहुत कम। तो उसने कहा, तो अंकल आंटी को ससुराल बुला लिया करो, उनका भी मन बहल जाया करेगा। तो मैंने कहा, क्या मायके से कोई आया नहीं कि सबका मुंह बनने लगता है ससुराल में? अगर एक से दूसरे दिन रुक जाए कोई तो सांप लौट जाते हैं सबके दिल पर। मैं तो जल्दी किसी को बुलाती नहीं,
तो उसने कहा, यह क्या बात हुई? क्या हुआ? तुम्हारा घर पर ही कि वहाँ तुम्हारे घर वाले आकर रुक नहीं सकते? मैं तो ससुराल में बिंदास रहती हूँ, किसी की परवाह नहीं करती। जिसको जो बोलना है बोले, मुझे जो पसंद है मैं वही करती हूँ। यह मत पहनो, वह मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, बोलो मत, हंसो मत। हद है यार, हम कठपुतलियाँ हैं क्या कि सब कुछ उनकी डोर बंधी उंगलियों के हिसाब से करें? मैंने पूछा, सालू तुझे किसी से डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे, पति क्या बोलेंगे? उसने कहा, लोगों की परवाह मत कर, सबको खुश नहीं किया जा सकता। रही बात पति की, तो अगर वह समझते हैं तुम्हारी खुशी तो ठीक है, वरना उनसे भी ज़्यादा उम्मीद मत करो। पति हमेशा चाहते हैं पत्नी को दबा कर रखें और फुल टाइम नौकरानी की जैसे ट्रीट करते हैं। मेरे पति भी करते थे, पर जिस दिन मुझे लगा अब ज़्यादा हो रहा है तो मैं विद्रोह कर बैठी। गर्दन उतनी ही दबाओ जितने में दम ना घुटे। अगर सांस तक रुक गई तो जीवन ही खत्म। इसलिए पहले खुद को महत्व दो। और सच कहूँ तो संजना, तो मुझे भी सालों की बात सही लगी कि हम सब खुद को भूल ही गए हैं। हमें इन बंधनों से बाहर निकलना ही होगा। संजना मुंह फाड़े गौर से शिखा के मुंह से सालों की बातें सुन रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह सहमी सहमी सी लड़की इतनी तेज कैसे हो गई। उसे लगा कि मैं ही पागल हूँ जो कभी खुद की खुशी को महत्व नहीं दिया। बहुत कुछ चलने लगा उसके अंदर, खौलते पानी में उठते बुलबुलों की तरह। मन में विचारों के बुलबुले उठने लगे। शिखा ने कहा, तब क्या सोच रही हो यार? जाओगी घर आज ही या फिर मना कर दोगी पति को आज शाम आने से? देखती हूँ, कहकर संजना सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं। शिखा ने उससे विदा ली और संजना को एक नए मंथन में उलझा दिया। दिन भर संजना अपने कमरे में लेटी रही। अब शाम हो गई थी, पति के आने का वक्त हो रहा था। माँ पकोड़ों की तैयारी कर रही थी और भतीजी उससे चिपककर सो चुकी थी। तभी डोरबेल बजी। शायद पति ही थे जो ऑफिस से सीधा उसको लेने आए थे। और संजना के मन में उठ रहे उलझनों का चक्र अब बवंडर बन चुका था। उसके मन का गुबार अब हलक में आ चुका था, जो शायद कभी भी फूट सकता था। पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसकी कि पिछले 2 सालों से जो करती आई है उससे अचानक नया रूप कैसे ले। संजना कमरे में बैठी अपने आप से लड़ रही थी कि वह क्या थी और क्या बन गई। रोहित भी आ चुका है। काश मैं उनको पहले ही फ़ोन कर देती और मना कर देती। अब क्या करूं? अगर मना किया तो वह नाराज़ हो जाएंगे और सोचेंगे कि मायके में मेरी किसी ने कान भर दिए। एक तो वैसे ही रोहित मायके के प्रति उदासीन थे। यदि उनके दिमाग में यह बात आ गई तो वह खिलाफी हो जाएंगे। जाने क्या क्या सोचती रही कि तभी भतीजी ने आकर कहा, बुआ बुआ फूफा जी आ गए। हाँ आई बेटा, तुम चलकर बैठो, कहकर संजना सुनने दिमाग लिए जैसी थी उसी हालत में बैठक में चली गई और रोहित को देख शांत पड़ गई। रोहित पानी पी रहा था। उसे यूं ही देख वह थोड़ा क्रोध में आ गया। यह क्या संजना, तुम अभी तक घर के कपड़े में हो, चलना नहीं है क्या? रोहित के दिमाग में कहीं से भी यह नहीं आया था कि उसे नहीं चलना और वह मना कर देगी। अब मैं आया हूँ तो उसे झक मारकर मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तक यही होता आया था। किंतु इस बार शायद मंथन मन पर भारी हो गया था और एक उबलते पानी में जैसे ढक्कन को हटा देने की ताकत होती है, उसी तरीके से मन के गुबार ने अब होठों से शब्द निकालने का साहस बटोर लिया है। रोहित ने धीरे से कहा, यह क्या है?
तुम तैयार नहीं हो, चलना नहीं है क्या? हाँ, नहीं चलना है। तबीयत खराब सी लग रही है। तो तबीयत ठीक हो जाएगी। वहाँ क्या जेल में रहोगी? जेल से कम भी तो नहीं। काम करने का मन नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा ना। और मेरी हालत ऐसी नहीं, आप तो कुछ समझते ही नहीं। छोड़िए, आज मैं नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो संजना? सोच समझ लो। आज अगर तुम नहीं चली तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, तुम खुद आओगी। माँ पकोड़े की प्लेट लेकर आती दरवाजे पर ही ठिठक कर खड़ी हो गई। रोहित की आवाज़ सुनकर सोचने लगी, अरे यह क्या हुआ? संजना अचानक क्या बोलने लगी? लड़की के पिता और माँ सदैव अपनी लड़की से यह आशा करते हैं कि वह अपनी खुशियों को तिलांजलि देकर सदैव उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सहती रहे। सब कुछ संस्कारों की दुहाई देकर स्वयं माता पिता ही अपनी बेटी को कमज़ोर बना देते हैं कि वह अपने हक के लिए भी बोल नहीं पाती। कहते हैं ना कि ब से बोल दो तो बदतमीज और स से सहते रहो तो संस्कारी। माँ अग्नि नेत्रों से संजना को देखने लगी और बोली, क्या बोल रही हो बेटी? एक तो दामाद जी आए हैं और फिर सही कह रहे हैं। वाह, अगर तुम्हें नहीं जाना था तो पहले ही बता देती। रोहित सास की बात सुनकर और तन गया कि वह कतई गलत नहीं है। संजना ने माँ की तरफ देखकर कहा, आपको नहीं पसंद तो मैं चली जाती हूँ, मगर आत्मा यहीं रह जाएगी, शरीर चला जाएगा और अब दोबारा यह शरीर तुम्हारी देहरी पर नहीं आएगा। रोहित हैरान सा संजना की ओर देखता रह गया। इसे क्या हो गया है? मन ही मन सोचता रहा। संजना तेजी से अपने कमरे में गई और सामान को रखने लगी और बिना माँ से मिले, बिना विदा लिए, बिना किसी और देखे यूं ही अनमनी सी आकर रोहित के पास खड़ी हो गई। रोहित ने हाथ जोड़कर माँ से विदा ली और माँ स्तब्ध सी संजना को देखती रह गई। रास्ते भर संजना ने रोहित से बात नहीं की। घर आकर पूरी रात आंखों ही आंखों में गुजार दी उसने। कठपुतली की तरह काम करती रही। सारे लोग खुश थे सिवाय उसे छोड़कर। रोहित का ईगो, जेठानी का अहंकार, सास की निश्चिंतता और ससुर की लापरवाही, सब कुछ यंत्रवत चलने लगा। अपमान और उपेक्षा के कुचक्र में संजना पीसने लगी। अभी 2 ही दिन बीते थे कि किचन में काम करते वक्त संजना ने अपना हाथ काट लिया गलती से, पर किसी ने उससे सहानुभूति नहीं दिखाई। उल्टा उसे ही दोषी करार देते हुए सबने पल्ला झाड़ लिया कि दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा। संजना को लगने लगा कि वास्तव में किसी को उसकी कद्र नहीं है। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और सोचा कि क्या वह इस घर में सम्मानित बहू है, एक पति की दिल की मल्लिका है, क्या एक सफल पत्नी है? शायद नहीं। और उस दिन मायके में दृष्टता करने के बाद अब मायके की दुलारी लड़की भी नहीं रही। घर में माता पिता, सास ससुर, पति के दिल की रानी और किसी की निगाह में वह अब योग्य नहीं थी। वह विक्षिप्त सी, कामचोर, बदतमीज और बेकार थी। उस दिन उसने प्रण किया कि अब वह कठपुतली नहीं बनेगी। उसकी टपकती खून को देखकर भी किसी को उस पर दया और सहानुभूति नहीं आई। प्रेम तो दूर की बात थी। उसने स्वयं से प्रेम करने की ठान ली और मन ही मन कहा कि अब मैं स्वयं से प्रेम करूंगी और खुद के लिए जीऊंगी। उस रात वह खाना बनाने के लिए कमरे से बाहर नहीं निकली और मुंह चादर से ढककर लेटी रही। उसके इस व्यवहार पर सबसे पहले प्रतिक्रिया उसकी जेठानी ने दी। उसके बर्तन पटकने और हाय हाय कर खाना बनाने की पुरानी हरकतें प्रारंभ हो गई। पर संजना परेशान नहीं थी। अब उसके मन में कुछ सुकून था। कुछ ही देर बाद सास उसके कमरे में आई और बोली,
क्या बात है, तू कुछ परेशान लग रही है, तबीयत तो ठीक है? संजना ने दो टूक जवाब दिया। नहीं, काम करने का मन नहीं है, उंगली में चोट लगी है जो दर्द हो रहा है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। सास समझ गई कि आज संजना का दिमाग ठीक नहीं, अभी कुछ बोलने पर बात बिगड़ भी सकती है। कल सुबह इससे बात करूँगी। रात बीत गई। रोहित ने रात में एक भी बार संजना से कुछ नहीं पूछा। सासू माँ ने सुबह संजना से उम्मीद की थी, किंतु संजना तो बिल्कुल तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और बोली, मम्मी जी, मैं शाम को लौट आऊँगी। पर बहू, तू कहाँ जा रही है? कहीं काम से जा रही हूँ, कहकर संजना निकल गई। घर पर सब संजना की इन हरकतों पर आश्चर्यचकित थे कि आखिर इसको हो क्या गया है। रोहित भी उतना नहीं समझ पा रहा था, परंतु सास संजना की मनोस्थिति समझ रही थी। शाम को संजना नहीं लौटी, सब परेशान होने लगे। उसको फ़ोन किया जाने लगा और मायके में भी किया गया, परंतु कहीं न मिली संजना और न ही उसने फ़ोन उठाया। 8 बजे रात वह खुद ही लौट आई और उसने किसी से कोई बात नहीं की। जेठानी ने कुछ बोलना चाहा तो सास ने इशारे से मना कर दिया। उस रात रोहित ने उससे पहली बार कहा कि खाना खा लो, पर संजना ने कहा कि मैं खाना खाकर आई हूँ और वह करवट लेकर सो गई। रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो संजना ने हाथ झटक कर कहा कि परेशान मत करो मुझे। रोहित भी उसके इस रवैये से कहीं न कहीं परेशान हो चुका था। दूसरे दिन संजना 9 बजे घर से तैयार होकर निकलने चली तो जेठानी ने पीछे से टोका, अरे कहाँ चल दी? चलो नाश्ता बनाना है बच्चों का, इन्हीं स्कूल के लिए देर हो रही है। संजना ने पलटकर उसे देखा और कहा, तो मैं क्या करूं? आपके बच्चे हैं, आप नाश्ता बनाइए, मैं आपकी नौकरानी नहीं। जेठानी ठगी सी खड़ी उसे देखती रही। जिस संजना को पिछले 2 साल से अपने इशारों पर नचा रही थी, आज उस गाय ने उसे सींग दिखा दिए थे। रोहित तैयार होकर निकला, तब तक संजना जा चुकी थी। रोहित हैरान होकर माँ से कहा, संजना को क्या हो गया है माँ? कोई बात है जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है? कोई झगड़ा हुआ था क्या तुम दोनों के बीच? माँ ने पूछा। नहीं माँ, उस दिन उसके घर में यह हुआ था कि शायद वह इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसे यहाँ भेजा था, यह कहकर कि वह तुम्हारा घर है। फिर पता नहीं क्यों उसे यहाँ पर ऐसी हरकतें करने में मज़ा आ रहा है। बहुत बदतमीज हो गई है यह, न जाने सबको क्या क्या बोल रही है। कल मुझे भी बोला, आज भाभी को, कल तुम्हें बोलेगी। कुछ न कुछ इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। क्या इंतज़ाम करोगे बेटा? जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, संजना बहुत ज़्यादा परेशान है। किसी बात को लेकर दिल ही दिल में जल रही है, उबल रही है। तुम उसके पति हो, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा उसे? कभी प्रेम से आज तक तुमने उससे बात न की, यह तुम दोनों की बीच की बात है। किंतु आज मैं बोल रही हूँ, यदि तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारे पिता मुझसे और तुम्हारी भाभी से ऐसे ही बात करते तो क्या हम दोनों के लिए जीवन सहज होता? नहीं, एक लड़की अपने पति के ही भरोसे ससुराल आती है और पति के व्यवहार से, प्रेम से वह जीवन की सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते पार कर जाती है। रोहित बिना नाश्ता किए ही निकल गया, सब कुछ सोचते हुए। आज उसे पहली बार वह सब कुछ याद आने लगा जब संजना उसे बार बार फ़ोन करती थी और पूछती थी कब आएंगे आप, और वह झिड़क कर फ़ोन रखवा देता था। जब वह मायके जाने के लिए पूछती, रोहित हमेशा उसे डांट कर कहता, क्या हर समय वहाँ जाने की रट लगा रखी हो? जाओ, चली जाओ, लेकिन फिर मत आना। कभी उसे कहीं घुमाने के लिए भी नहीं ले जाता, ना ही उसकी पसंद की चीज़ें कभी लाता। अगर वह दिन भर के काम के बाद थक जाती तो वह कहता,
अरे कितना काम करती हो, तुम दिन भर की थक जाती हो। क्या घर के सारे लोग बैठे रहते हैं कि तू अकेली घर में काम कर रही थी? हर वक्त रहती हो काम करके थक गई। अरे मत करा करो काम, अगर इस चीज़ का बहाना बनाना रहे तो। संजना रोहित की बातें सुनकर मौन हो जाती और वह उसकी मौन को सहमति मान लेता। कभी उसकी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा, उसने सिर्फ उससे फर्ज पूरे करवाए। सबकी उंगलियों में नाचती संजना आज उसे कठपुतली सी लगी। रोहित सोच की समंदर में उलझकर शायद स्वयं को मत रहा था और उसके बाद उसके भीतर से विष और अमृत को अलग करने वाली मंथन प्रक्रिया का एक सकारात्मक परिणाम हुआ कि उसे संजना की परेशानियों का सबब दिखने लगा और अपनी गलतियां भी। उसे ऑफिस पहुंचने में रोजाना 1 घंटा लग जाता था। आज वह ऐसा उलझा कि ऑफिस कब आ गया पता ही नहीं चला। पर आज वह ऑफिस नहीं जाना चाहता था। अब वह जाना चाहता था दौड़कर संजना की ओर, उसे अपनी बाहों में भर लेने के लिए। उसकी जख्मी उंगलियों की तड़प से भी ज़्यादा तड़पने लगा रोहित। पागलों की तरह उसने संजना को फ़ोन करना शुरू किया। संजना का फ़ोन स्विच ऑफ था। उसने तुरंत कार संजना के घर की ओर मोड़ दी कि शायद वो वहाँ मिलेगी, लेकिन यह क्या, वह तो वहाँ भी नहीं मिली। ऊपर से फ़ोन भी ऑफ। अब रोहित परेशान हो गया कि वो आखिर गई कहाँ। दिन भर पागलों की तरह ढूंढता रहा रोहित। जहाँ जहाँ वह जाती थी हर उस जगह पर ढूंढ आया। पार्लर में, मॉल में, मंदिर में, हर जगह। उसके फ्रेंड्स के नंबर जो उसके पास थे वहाँ भी फ़ोन करके पूछा, पर संजना का कहीं पता नहीं चला। निराश होकर रोहित घर आ गया। उसका किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था। तभी बेल बजी। रोहित ने लपक कर दरवाज़ा खोला। संजना ही थी। रोहित की जान में जान आई उसे देखकर, लेकिन संजना के सामने आते ही वह अजीब हो गया। उससे उसी खींचकर गले लगाने की हिम्मत ना रही। एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया घर में। माँ, पिताजी, भैया, भाभी सभी सवालिया नज़रों से संजना को देख रहे थे। कोई रोहित से उम्मीद कर रहा था कि वह संजना से सवाल जवाब करे, तो कोई खुद ही फट पड़ना चाहता था। सबकी उपस्थिति में रोहित असहाय हो गया। कुछ नहीं बोल पाया वह संजना से, परंतु एक चीज़ वह महसूस कर रहा था कि अब उसे संजना से बात करनी ही होगी। संजना निर्विकार भाव से कमरे में जा चुकी थी। कल की तरह उसने आज भी कुछ नहीं खाया। रोहित जब कमरे में पहुंचा तो संजना सो चुकी थी। रोहित ने ध्यान से उसके चेहरे को देखा तो दुखी व चिंतित नहीं, क्लांत सा लगा चेहरा। रोहित का मन किया कि प्यार से उसके बालों को सहला दे, पर ऐसा करने से वो जाग जाती। वह चाहता तो था कि संजना को जगाकर बातें करे, पर उसने सोचा 3 कमरों के फ्लैट में थोड़ी सी बात हुई तो आवाज़ दूसरों के कमरे में जाएगी। बस यही सोचकर वह सुबह का इंतज़ार करने लगा। हजारों सवाल मन में लिए रोहित रात काटने के लिए तैयार था। अब उसके दिल में सवालों से ज़्यादा जवाब तैयार थे। प्रतीक्षा थी तो बस संजना के प्रश्नों की, लेकिन रोहित जानता था कि संजना कुछ नहीं पूछेगी। विचारों में उलझे उलझे जाने कब रोहित की आंख लग गई। आंख खुली तो संजना बेड पर नहीं थी। बाथरूम से नल की आवाज़ आ रही थी, मतलब संजना तैयार हो रही है। रोहित ने एक पल भी गंवाए बिना झट से तैयारी शुरू कर दी। आज वह कोई गलती नहीं करना चाहता था। संजना तैयार होकर जब घर से बाहर निकली, नीचे पार्किंग में रोहित गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। संजना को आते देख वह बाहर निकल आया और रास्ता रोककर बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है संजना। संजना ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, बोलिए। ऐसे नहीं, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा।
बैठकर बातें करते हैं। रोहित, मुझे देर हो रही है, जो बोलना है यहीं बोल दीजिए, यहाँ नहीं बोल सकता। काफ़ी कुछ है जो कहना जरूरी है, कहकर रोहित ने संजना को देखा। इस बार संजना ने भी रोहित को देखा। रोहित कुछ परेशान लगे उसे, शायद उसके लिए परेशान थे। पहली बार मन ही मन सोचने लगी संजना कि यह कैसे हो सकता है। रोहित की व्यस्त दिनचर्या में मेरी फिक्र और चिंता जैसे फालतू मुद्दे कहाँ जगह बना सकते हैं। विचारों में उलझी संजना को देख रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, गाड़ी में बैठो, कहीं चलते हैं। संजना आश्चर्य से रोहित की ओर देखती रह गई। यंत्र चालित सी वह बैठ गई। दोनों ने रास्ते पर कोई बात नहीं की। दोनों पास कहीं कैफे में पहुंचे। रोहित ने संजना से खुद को सामान्य दिखाते हुए कहा, क्या बात है संजना, अब बताओ मुझे, कुछ परेशान सी लग रही हो। और इधर 2-3 दिनों से कहाँ चली जाती हो सुबह सुबह? तुम्हें बहुत ढूंढा मैंने कल, ना अपने घर गई थी तुम, ना दोस्तों के यहाँ, जाती कहाँ हो? ओह, तो तुम यह जानना चाहते हो कि मैं कहाँ जाती हूँ? बाकी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता शायद कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। फ़र्क पड़ता होगा तो सिर्फ इस बात को लेकर कि अब मैं सबकी सेवा में उपस्थित नहीं हूँ। शायद यही वजह होगी कि तुम आज मुझसे बात करने को मजबूर हो गए, वरना तुम्हें कहाँ कभी मेरी फिक्र थी। ऐसा नहीं है संजना, मैं व्यस्त था, परेशान रहता हूँ। तुम्हें तो पता है, आगे बढ़ने की चाह, प्रमोशन, नौकरी, घर, इन सब में मैं फंस गया था। मुझे लगता था कि तुम सब कुछ तो संभाल ही रही हो, तुम्हें कोई भी चीज़ समझाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, इन व्यस्तताओं में मैं एक चीज़ भूल गया था कि तुम मेरी पत्नी हो। यह सुनकर व्यंग्यात्मक हंसी से संजना बोली, जी नहीं, गलत कह रहे हैं आप यह तक भूल गए थे कि मैं एक इंसान हूँ। पत्नी होना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं गलती मेरी है, मैं तुम्हें तवज्जो देना भूल ही गया था। और कहकर रोहित चुप हो गया। और पति का तवज्जो न देना मतलब पत्नी को किसी की तवज्जो न मिलना, यही विडंबना है समाज की औरतों को। बिना पुरुष के अवलंब के कोई इजाज़त नहीं देता। सही कह रही हूँ ना? संजना ने आंखों में आंसू भरकर कहा। रोहित ने संजना के हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहा, संजना, गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो सब कुछ भूल कर। क्योंकि अगर अभी हम इन सब बातों का हिसाब करने बैठेंगे तो हमारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल उन्हीं पुरानी कड़वाहट का हिसाब करने में निकल जाएंगे। इसलिए हो सके तो मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दो, पहले जैसी हो जाओ। बिल्कुल नहीं, कहकर संजना ने अपने हाथ रोहित के हाथों की पकड़ से छुड़ा लिए। अब मैं अगर पहले जैसी हो गई तो क्या मतलब निकला मेरे संकल्पों का? जानना चाहते हैं ना आप कि कहाँ जाती थी मैं? तो सुनिए, मैं कोचिंग क्लासेस जाती थी क्योंकि मुझे कंपटीशन का फॉर्म भरना है, सक्सेस होना है, जॉब करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। टॉपर थी मैं अपने स्कूल की और आज आपके घर की नौकरानी बन गई हूँ, दूसरों के हाथों की कठपुतली। क्रोध से कांपते हुए संजना बोली। रोहित उसकी स्थिति को समझते हुए बोला, शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम कहीं गलत जगह नहीं जाती थी, बस चिंतित था कि कहाँ जाती हो। ना दोस्तों के घर, ना मार्केट, अपने मायके भी तो नहीं जाती थी तुम। मायके जाना तो आपको भी पसंद नहीं था मेरा। हर वक्त मेरे घर वालों की बुराई, हर वक्त मुझे सुनाना कि तुम्हें तो बस मायके ही पसंद है। सच बताइए रोहित, शादी के बाद कुल कितने दिनों के लिए गई हूँ मैं अपने घर? कभी सोचा है आपने? मैं खुद ही नहीं जाती हूँ, सोचती हूँ आज यहाँ ज़रूरत है,
आज वह ज़रूरत है, पर किसी को मेरी ज़रूरत नहीं दिखती। मेरा मन ही नहीं दिखता। मैं तड़पती हूँ अपने माँ बाप के साथ के लिए, लेकिन अब तो माँ भी डरती है कि आप नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए उसने मुझे उस दिन कह दिया कि चली जाओ अपने घर। अब आप ही बताइए, क्या रह गया है इस संसार में मेरा? ना वह घर मेरा है, ना ये घर। चुप हो जाओ संजना, बस एक मौका दे दो मुझे। मैं वादा करता हूँ कि जो तुम चाहती हो मैं वह करूँगा। कल बहुत दिनों बाद अपने आप से मिला हूँ मैं, और अपने आप को तुम्हारे बिना बहुत अधूरा महसूस कर रहा हूँ। माफ़ कर दो मुझे, बस यही कहूँगा। मुझे बोलना नहीं आता, जताना नहीं आता, सिर्फ अब महसूस करोगी तो मेरी बातों से। पर हाँ, एक बात है जो मुझे परेशान करती है, तुम्हारा घर जाना मुझे नहीं पसंद। मेरा मन ही नहीं करता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ बोलकर सोचता था कि तुम वहाँ से लौट आओ जल्द से जल्द। बच्चों की तरह रोहित बोला। यह सुनकर संजना की होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। अच्छा, तो क्या मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जाती हूँ? मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है, हो सकता नहीं, आपका तरीका गलत ही है। अगर आपने कभी यह कहा होता कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता संजना, तो क्या मैं कभी वहाँ जाने की जिद करती? मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वह तुम्हारा घर है और तुम्हारी मम्मी पापा भाई बहन सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, प्रेम करते हैं तुमसे। ऐसे में मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ कि तुम्हें कभी वहाँ जाने ना दूँ? बस यही लगता है कि तुम्हें ले जाऊँ और साथ ही लेता आऊँ। अच्छा, स्वार्थी नहीं हो सकते लेकिन कठोर हो सकते हैं। पत्नी को सुना सकते हैं, व्यंग कर सकते हैं, प्रेम दिखा नहीं सकते। छोटे हो जाएंगे प्रेम दिखाकर। नहीं, छोटा नहीं हो जाऊंगा। चलो ठीक है, आज साधिकार कहता हूँ तुमसे कि बस अब सब कुछ ठीक है। तुम जो चाहो करो, कैरियर बनाओ, जॉब करो, काम मत करो, सबकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली मत बनो। मेरे घर की यानी कि अपने घर की महारानी बनकर रहो। सब कुछ करो, पर संजना मायके मत जाओ। उसकी यह बात सुनकर संजना खिलखिलाकर हंस पड़ी और रोहित की रोनी सूरत देखकर बोली, अच्छा छोड़िए, चलिए ना, साथ में चाय पीते हैं घर चलकर। हाँ चलेंगे, पर हमारे नहीं, तुम्हारे घर, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद तुम्हारे हाथ में कहाँ। और हाँ, इस बार पूरे 1 महीने रहोगी तुम मम्मी के साथ, और मैं रोज़ शाम की चाय वहीं पीऊँगा। संजना ने खुशी और आश्चर्य से रोहित को देखा और कहा, और आप रह लोगे मेरे बिना? अभी तो कह रहे थे कि सब कुछ करो, बस मायके मत जाओ। मजाक कर रहा था पगली। हाँ, रह लूँगा उतने दिन में जब तक तुम वहाँ रहोगी, क्योंकि मेरे लिए अब तुम्हारी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। यह सुनकर अब संजना का मन शांत नदी की तरह प्रवाहित था। भ्रम और अंधविश्वास की धुंध अब छट गई थी। दोनों हाथों में हाथ थामे अब एक नए आयाम की ओर बढ़ चले। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।